हेलो हेलो एवरीवन, सो माय नेम इज अंकिता तोमर एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ जुडिशरी गोल्ड। और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ फॉर डिस्कशन, विच इज द हाई वेटेज टॉपिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आप हाई वेटेज टॉपिक कंसिडर करते हुए इन्हें आप एट प्रेफरेंस पढ़ सकते हैं, सो दैट आपके एग्जाम का सिलेबस मैक्स टू मैक्स खत्म हो जाए, या इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका मेजरली खत्म हो जाए। सो अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक एक करके ऐसे टॉपिक्स को जो कि जरूरी है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर हम लिस्ट डाउन करें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, तो फंडामेंटल राइट्स सबसे ऊपर आते हैं, क्योंकि आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक अगर हम बात करें तो इट्स ऑल अबाउट दी फंडामेंटल राइट्स। और बहुत सारे क्वेश्चन सिर्फ इंडिविजुअली इस पर्टिकुलर टॉपिक से ही बनते हैं, चाहे वो प्री हो या वो मेंस हो। उसके बाद में आते हैं डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको और डिटेल में अपन आगे डील करेंगे, लेकिन एक बार सिर्फ एक लिस्ट डाउन कर लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हमारे पास में, अगर हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को एक कंसाइज वे में पढ़ना चाहें तो। फिर उसके बाद में हमारे पास आता है यूनियन एंड स्टेट्स, विच इज द पार्ट 5 एंड द पार्ट 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, इमरजेंसी अमेंडमेंट, सम डॉक्ट्रिन्स, जो डॉक्ट्रिन्स बेसिकली कुछ आपकी फंडामेंटल राइट्स में कवर हो जाती हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स आपकी हम जब अमेंडमेंट पढ़ते हैं तब समझते हैं, कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं आपकी जो हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को पढ़ते टाइम या फिर सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ते टाइम समझते हैं। तो ये कुछ डॉक्ट्रिन्स हैं आपकी। और फिर आती हैं आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज और मिसलेनियस पोर्शंस। मिसलेनियस पोर्शंस में वो हिस्से हैं जो सिर्फ प्री में कई बार पूछे जाता है और बहुत रैंडमली पूरे पार्ट में से कोई एक आर्टिकल पूछ लिया या पूरे पार्ट में से कोई एक प्रोविजन आपसे पूछ लिया। ऐसी चीजें हैं जो मिसलेनियस पोर्शन में है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में जो हम समझते हैं नाम से कि संवैधानिक बॉडीज कौन सी हैं, कौन सी बॉडीज हैं ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूशन खुद क्रिएट करता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स के अंदर सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि कितने तरह के राइट्स हैं हमारे पास में और क्या क्या है वो राइट्स। ठीक है, सो टाइप ऑफ राइट्स क्या है, जैसे कि आपके हमारे पास 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले हमारे पास में 7 टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स थे, जिसमें से एक राइट टू प्रॉपर्टी, इसको हटा दिया गया है ना। उसके अलावा आज हमारे पास 6 तरीके के फंडामेंटल राइट्स हैं, वो क्या क्या है। फिर आर्टिकल 12 जो स्टेट के बारे में बताता है, तो स्टेट के बारे में आर्टिकल 12 प्लस उससे रिलेटेड जो भी केसेस हैं वो समझना जरूरी है। लॉ और डॉक्ट्रिन यानी कि आर्टिकल 13 जो लॉ के बारे में बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज, डेफिनेशन ऑफ द लॉज, एंड देन द डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी एंड डॉक्ट्रिन ऑफ आपकी एक्लिप्स के बारे में बात करता है। तो ये जरूरी है, इनके केसेस जरूरी हैं। फिर इक्वालिटी आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में इक्वालिटी तो हम पढ़ते ही हैं, उसके साथ में एक जेनरिक सेंस में पढ़ते हैं, उसके साथ में आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं आपके कुछ फ्रीडम्स, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक हम बहुत सारे तरीके के फ्रीडम्स पढ़ते हैं। नाउ इन दिस पर्टिकुलर एरिया एक आपका जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है वो है आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में बताता है, जिसके साथ में ही फ्रीडम ऑफ प्रेस भी हम पढ़ते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस में कई बार उसमें से एक सवाल बन जाता है। उसके बाद में हम आते हैं आर्टिकल 21 के ऊपर, जो अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नॉट ओनली फॉर दी सिटीजन बट ऑल्सो फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पर आपसे लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी और लाइफ के बारे में पूछा जाता है, राइट टू डाई के बारे में पूछा जाता है। फिर आपसे और बहुत सारी चीजें जैसे कि प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या है, इन चीजों को क्वेश्चन किया जाता है। फिर आपके पास रिलीजियस, कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स है, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। लगभग आर्टिकल 23 से लेकर के आर्टिकल 30 तक जितने भी हैं वो सारे यहाँ कवर हो जाते हैं। और फिर है आर्टिकल 32 जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात करता है, वो अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको पढ़ना जरूरी है अगर आप पूरा फंडामेंटल राइट्स का पोर्शन पूरा करना चाहते हैं। डीपीएसपीज और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करूं तो बहुत ऑब्जेक्टिव अप्रोच के साथ आपको इन्हें पढ़ना होता है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन डीपीएसपीज के बारे में कि डीपीएसपीज क्या है, इनका नेचर कैसा है, किस कमिटी ने सजेस्ट करी थी, कि हमारे पास कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक डीपीएसपीज हैं, कौन से नेशन से हमने इसका इंस्पिरेशन लिया है, ऐसे कुछ फैक्चुअल डेटा आपको पढ़ना होता है। सेम फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज ऑल्सो, कि कौन से अमेंडमेंट से आया, कौन सी कमिटी ने बनाया, एंड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ व्हाट इवेंट्स इन द हिस्ट्री फंडामेंटल ड्यूटीज को लाया गया, या फिर कौन से नेशन से हमने इंस्पिरेशन लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज का। और बाकी फिर ऑब्जेक्टिव अप्रोच से सिर्फ बेरेक्ट और बेरेक्ट की इंडेक्स रीडिंग आपको काम बना सकती है इन पोर्शंस में, तो इनमें बहुत डिटेल में डिवेल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्टिवली पढ़ लीजिए। फिर बात आती है यूनियन और स्टेट्स की, यानी कि पार्ट 5 और पार्ट 6 की। पार्ट 5 और पार्ट 6 के बारे में 3 एस्पेक्ट्स डिस्कस करी गई हैं। पार्ट 5 के अंदर एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन की बात करी गई है, फिर लेजिस्लेचर ऑफ द यूनियन की बात करी गई है, और फिर जुडिशियरी ऑफ द यूनियन की बात करी गई है। उसी तरीके से पार्ट 6 में
एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट यानी कि गवर्नर की बात करी गई है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर्स, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की बात करी गई है, और उसके बाद में बात करी गई है आपकी जुडिशरी की, स्टेट की जुडिशरी, इसमें हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं। तो ये सब पढ़ना जरूरी है। एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर क्या है, प्रेसिडेंट का रिमूवल का यानी कि इंपीचमेंट का प्रोसीजर क्या है, जो अपने आप में एक मेंस का क्वेश्चन बनता है, क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या टर्म है, ओथ कौन दिलवाता है, ये चीजें हैं जो आपके प्री में अक्सर पूछी जाती हैं। वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी सिमिलर चीजें पूछी जाती हैं। फिर उसके बाद में लेजिस्लेचर में से पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन और आपके स्टेट लेजिस्लेचर का कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाता है, कैपेसिटी पूछी जाती है कि कितना कितना स्ट्रेंथ है, कितनी सीट्स हैं, लोकसभा में कितनी सीट्स है, राज्यसभा में कितनी सीट्स होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। फिर पार्लियामेंट में बिल पास करने की प्रोसीजर पे एक मेंस का क्वेश्चन बनता है। बिल के साथ साथ मनी बिल के ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। यहाँ पे बिल तो पूछा ही जाता है, इन एडिशन टू दैट मनी बिल, और मनी बिल का प्रोसीजर क्या है वो भी पूछा जाता है। स्पेशल प्रोविजन दिया हुआ है क्योंकि मनी बिल को पास करने के लिए, तो वो भी पूछा जाता है आपसे। अलॉन्ग विद दैट प्रेसिडेंट के असेंट वगैरह से एक आधा आपका प्री का क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि आर्टिकल 111 से एक प्री का क्वेश्चन बन जाता है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रेसिडेंट प्लस गवर्नर प्लस इनका पार्डनिंग पावर प्लस ऑर्डिनेंस, ये चीजें जो आपको पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, ये भी मैं यहाँ लिख ही देती हूँ कि आपको यूनियन की लेजिस्लेचर और आपको स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ना है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, इनके ऑफिसर्स के बारे में पढ़ना है कि इनके ऑफिसर्स कौन होंगे, ठीक है। आपके लोकसभा स्पीकर, आपके लोकसभा के डिप्यूटी स्पीकर, राज्यसभा के चेयरमैन, राज्यसभा के डिप्यूटी चेयरमैन, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। क्वालिफिकेशन क्या होता है, रिमूवल कैसे होता है, या इनको अपॉइंट किस तरीके से किया जाता है, वो सारी बातें पढ़ना जरूरी है। फिर आते हैं जुडिशरी के ऊपर। तो जुडिशरी का बड़ा क्लियर कट है, सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन, ठीक है। फिर हाई कोर्ट, फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट, ठीक है। ये सारी बातें जो आपको यहाँ पर पढ़नी होती है, और इसी के साथ आपका पूरा का पूरा पार्ट 5 पार्ट 6 खत्म हो जाता है। बहुत सारे प्रोविजंस को नहीं पढ़ना है, सारे प्रोविजंस पे अननेसेसरली ध्यान नहीं देना है। सिर्फ जितनी चीजें यहाँ लिखी हुई है अगर आप उतना भी कर लेते हैं तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर हो जाएगा एक तरीके से। फिर आते हैं सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर, ठीक है। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है पार्ट 11 बेसिकली ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है हमारे संविधान का। इसके अंदर टाइप ऑफ रिलेशंस क्या होते हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है, लेजिस्लेटिव रिलेशन है, और आपका एग्जीक्यूटिव रिलेशन है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी होती है। फिर साथ में पावर क्या है सेंटर की और क्या पावर स्टेट की है। लॉ मेकिंग से ज्यादातर क्वेश्चंस बनते हैं। लेजिस्लेटिव जो रिलेशनशिप है सेंटर और स्टेट की, उसको ज्यादातर क्वेश्चन किया जाता है, जिसमें से सेंटर और स्टेट आपस में किस तरीके का लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप शेयर करते हैं उसकी बात होती है। किन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर आपका स्टेट लॉ बना सकता है, किन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर आपका सेंटर लॉ बना सकता है, ये सारी बातें होती है। और इसी के अराउंड क्वेश्चंस बनते हैं, मेजरली प्री के क्वेश्चंस बनते हैं। और जो मेंस के क्वेश्चंस बनते हैं वहां पर आती हैं आपकी डॉक्ट्रिन्स, डॉक्ट्रिन ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, फिफ्थ एंड सब्सटेंस, कलरेबल लेजिस्लेशन, ये सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़नी होती हैं। उसके बाद में आती है आपकी इमरजेंसी। इमरजेंसी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट प्रोविजन है। इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है और इसकी प्रेजेंट इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको थोड़ा बहुत उसका हिस्टोरिकल चीजें पता होनी चाहिए, जैसे फैक्ट्स अबाउट द इमरजेंसी, कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लग गई है, टाइप्स ऑफ इमरजेंसी पता होना चाहिए कि एक नेशनल इमरजेंसी है, स्टेट इमरजेंसी है और फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लागू हो चुकी है आपकी, तो आपको वो चीजें पता होनी चाहिए कि 3 बार लागू हो चुकी है। एक बार इंडो चाइना अग्रेशन की वजह से हुई है, उसके बाद में एक बार मतलब चाइनीज अग्रेशन की वजह से हुई है, एक बार आपके इंडो पाक वॉर की वजह से हुई है, और तीसरी बार इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के ग्राउंड पर इंदिरा गांधी ने घोषित करी थी, प्रोक्लेम करी थी इमरजेंसी। सो वो एक इमरजेंसी 1975 वाली। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, थोड़ी सी बेसिक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो प्री के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्टेट इमरजेंसी को हम और क्या नामों से बुलाते हैं, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, प्रेसिडेंट्स रूल, ये सारी बातें कुछ हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए। फिर प्रोसीजर क्या होता है इमरजेंसी प्रोक्लेम करने का, किस तरीके से प्रेसिडेंट इमरजेंसी प्रोक्लेम करते हैं, और फिर उसके बाद में उसको पार्लियामेंट के सामने किस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, एंड हाउ इट इज अप्रूव्ड और डिसअप्रूव्ड, हाउ इट इज रिवोक्ड। ये सारी बातें आपको यहाँ पर, ये किस तरीके से इमरजेंसी ऑटोमेटिकली चीज होती है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर पढ़ना जरूरी है जब आप प्रोसीजर पढ़ते हैं। ये प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। क्या मिनिमम ड्यूरेशन है जिसके बिना जिस ड्यूरेशन के अंदर पार्लियामेंट में पेश करे
करे बिना आप इमरजेंसी को लागू रख सकते हैं। मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या है एक इमरजेंसी का, यानी कि एक बार अगर इमरजेंसी इंपोज हुई है तो क्या मैक्सिमम टाइम पीरियड है जिसके लिए इमरजेंसी चल सकती है। और फिर इफेक्ट्स ऑफ इमरजेंसी क्या है, जिसमें आपको आर्टिकल 358, 359 पढ़ना होता है, 353 पढ़ना होता है, ठीक है, जहां पर फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन की बात करी है, किस तरीके से एग्जीक्यूटिव पावर्स प्रेसिडेंट के पास चले जाते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स पार्लियामेंट के पास आ जाते हैं, ये सारी बातें आपको इफेक्ट ऑफ इमरजेंसी में पढ़नी है। देन कमिंग ऑन टू द अमेंडमेंट वाला पोर्शन, अमेंडमेंट पार्ट 20 से पार्ट 20 के अंदर दिया हुआ है, एक ही आर्टिकल है आर्टिकल 368, लेकिन वो पूरा आर्टिकल आपके लिए बहुत जरूरी है और उस एक पूरे आर्टिकल के अंदर बहुत सारे डायमेंशन है जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला पावर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आपका 24th अमेंडमेंट एक्ट जो कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर पाता है। फिर प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से अमेंडमेंट होता है। पावर ऑफ पार्लियामेंट क्या है कि एडिशन के तरीके कुछ ऐड करके, कुछ मॉडिफाई करके या कुछ रिपील करके संविधान के अंदर संशोधन कर सकती है, और संविधान में संशोधन कर पाना पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूएंट पावर है। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके साथ में प्रोसीजर क्या है, तो 2/3 मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप वो चाहिए। फिर सेकंड तरीके की स्पेशल मेजोरिटी जो दी हुई है, तो दो तरीके की स्पेशल मेजोरिटीज दी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 में बेसिकली फॉर पासिंग एन अमेंडमेंट। तो वो क्या है स्पेशल टाइप की दोनों मेजोरिटीज, वो आपको पता होनी चाहिए। वो प्रोसीजर आपको एकदम बाय हार्ट होना चाहिए। कौन से ऐसे प्रोविजंस हैं जिनको अमेंड करने के लिए आधे स्टेट्स का रैटिफिकेशन लगता है, वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 के साथ मर्ज करके हम बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर के सारे केसेस आपको पता होने चाहिए, और कैसे ये डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुई है, ये आपको एक चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 368 के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके ओके, देयर इज सम एरर इन दिस स्लाइड, मैं इसको आगे एक्सप्लेन कर देती हूँ आप लोग को। यहां पर है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में से कुछ ऐसी चीजें जो आपके पढ़ने के लिए जरूरी हैं। नाउ दीज थिंग्स आर, first is the constitutional bodies and the second thing is the miscellaneous things. Constitutional bodies में attorney general of India, comptroller auditor general of India, UPSC, स्टेट पीएससी, इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, इन सबके प्री के आर्टिकल्स, और इनमें एक आध दो आपके कुछ आर्टिकल्स ऐसे आएंगे जिसमें कुछ डॉक्ट्रिन्स वगैरह हैं, जैसे कि आपका डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है, तो वो आपको पढ़ना है। बाकी प्री के लिए सिर्फ इतना ही जरूरी है। देन देयर आर मोर कमीशंस, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, नेशनल कमीशन फॉर ओबीसीज या बैकवर्ड क्लासेस, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। आर्टिकल 338, 338A, 338B, शेड्यूल्ड कास्ट। अब मिसलेनियस प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 341 जो शेड्यूल्ड कास्ट को डिफाइन करता है, 342 जो शेड्यूल्ड ट्राइब को डिफाइन करता है, 342A जो बैकवर्ड क्लासेस को डिफाइन करता है, आर्टिकल 366 जो कि कुछ चीजों का डेफिनेशन देते हैं, जिसमें से क्लॉज 14, क्लॉज 25, क्लॉज 24 आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन देर आर अदर प्रोविजंस जो ट्रेड एंड फाइनेंस वाले प्रोविजन में से पार्ट में से आते हैं आपके। आर्टिकल 300A हो गया, जैसे आपका एक राइट टू प्रॉपर्टी वाला। फिर उसके बाद में आपका ट्रेड एंड कॉमर्स को रिलेटेड आर्टिकल 301, 303, 304 हो गया। तो इस तरीके कुछ आर्टिकल्स हैं जो आपके 370 हो गया, जो वैसे तो प्री पर्सपेक्टिव से पूछा जाता था, लेकिन पिछले साल एमपीसीजे ने इसे मेंस में भी पूछा है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर इसेंशियल और इंपॉर्टेंट फॉर द मिसलेनियस पर्पस, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स हैं आपके जो आपको मिसलेनियसली पढ़ने हैं, यानी कि इनकी तैयारी आपको करते रहना है साथ साथ में, बट बहुत ऑब्जेक्टिवली पढ़ना है। मेंस के लिए इनमें से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अदर देन डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर। बाकी सारी जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे, या थोड़ा बहुत इलेक्शन कमीशन के बारे में, या थोड़ा सा 370 के बारे में, यानी कि जो रिसेंट जजमेंट आया था एब्रोगेशन, जिसको जहाँ पे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 की बात करी गई थी, उसको चैलेंज किया गया था, वो जजमेंट आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी आज सच बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अगले वाले स्लाइड में जो पोर्शंस डिस्कस किए थे उनमें से। बाकी जो जितनी भी चीजें मैंने डिस्कस करी है, अमेंडमेंट, इमरजेंसी, सेंटर स्टेट रिलेशन, पार्ट 5, पार्ट 6, ये सब बातें आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है और साथ साथ प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, तो आप मान के चलिए कि आपकी तैयारी एकदम पुख्ता है, और इसके साथ में आपका, आप मान के चलिए 99% ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन इज फिनिश्ड। चलो, bye guys, make your day great and stay tuned with us for more such info.